हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष सैनी। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर जो हमारे पास यहाँ पर है ये नई परीक्षा वानी है और इसी के बारे में हम जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जो जो चीज़ें यहाँ पर चेंज हुई हैं नई परीक्षा वानी की, उन्हीं को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और साथ साथ जो हमारे पास यहाँ पर जो परीक्षा वानी है, इसके जो लास्ट के पेज होते हैं करंट अफेयर वाले, उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। यानी आपके जो अपकमिंग एग्जाम यहाँ पर होगा उसके लिए काफ़ी लाभदायक ये वीडियो यहाँ पर होने वाली है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी यहाँ पर मोटिवेट होते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पर है कि छठे वित्त आयोग यहाँ पर जो है वो गठित कर दिया गया है। इसके जो अध्यक्ष हैं वो श्री एन रविशंकर होंगे और डॉक्टर एम सी जोशी जो हैं सदस्य हैं। श्री पी एस जंगपांगी जो है वो भी यहाँ पर सदस्य हैं। तो एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जो है वो बन सकता है। छठे वित्त आयोग के लिए 2026 से 31 तक जो है इसका कार्यकाल यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, ये बात करेंगे हम। यहाँ पर बात कर रहे हैं राज्य वित्त आयोग के बारे में। ठीक है, राज्य वित्त आयोग के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं बात करता हूं जो केंद्रीय वित्त आयोग है वो आपके आर्टिकल 280 में देखने को मिलता है। ठीक है, और 16वें वित्त आयोग को भी जहां पर जो है वो गठित कर दिया गया है, केंद्रीय वित्त आयोग को। और जो इसके अध्यक्ष हैं वो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाएंगे, अरविंद पनगड़िया। ठीक है, अरविंद पनगड़िया जो हैं वो यहाँ पर इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। इनका भी कार्यकाल यहाँ पर कितना है, 2026 से 31 तक जो है वो इनका कार्यकाल यहाँ पर रहने वाला है। तो बात करेंगे यहाँ पर डिटेल में। छठे वित्त आयोग के जो गठन किया गया था जनवरी 2025 में किया गया था। अध्यक्ष हो गए यहाँ पर श्री एन रविशंकर। ठीक है, बात करेंगे कौन से आर्टिकल में है, क्या क्या यहाँ पर इनका जो है वो काम रहने वाला है। जो हमारे पास यहाँ पर राज्य वित्त आयोग है वो 243 के आई में है। ठीक है, 243 आई में है राज्य वित्त आयोग। अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर राज्य चुनाव आयोग, ठीक है, राज्य चुनाव आयोग जो जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है पंचायत चुनाव के लिए, तो वो कौन से आर्टिकल में है, तो वो है आर्टिकल 243 के। ठीक है, 243 के में है। और राज्य वित्त आयोग यहाँ पर है 243 आई में। तो दोनों ही आपको जो है यहाँ पर याद रखने हैं। और चूंकि ये हमारे संविधान में वर्णित हैं तो इसलिए क्या है, ये एक संवैधानिक निकाय है। राज्यपाल द्वारा 5 वर्ष के अंतराल पर जो है वो इसका गठन किया जाता है। उत्तराखंड में अगर हम बात करते हैं, प्रथम जो हमारे पास राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया था उसके अध्यक्ष थे यहाँ पर 2001 में श्री आर के धर जो है प्रथम राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। इसका कार्य क्या है, तो कार्य है पंचायत और शहरी स्थानीय निकायों की स्थिति यानी वित्तीय स्थिति की समीक्षा कर उनके बीच करों के बंटवारे और वित्तीय सुधारों पर सिफारिश करना जो है यहाँ पर इसका कार्य यहाँ पर है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर टॉपिक है वो है उत्तराखंड बजट 2025-24। ठीक है, इसको पहले भी हमने डिस्कस किया था यहाँ पर, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ परीक्षा वाणी से हमने डिस्कस नहीं किया था। इस बार जो है इसको हम परीक्षा वाणी से यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए उत्तराखंड सरकार का जो बजट है वो वित्त मंत्री श्री प्रेमचंद्र अग्रवाल जी ने यहाँ पर जो है प्रस्तुत किया था 20 फरवरी में। और पहली बार ऐसा हुआ है कि जो उत्तराखंड का बजट है वो 1 लाख करोड़ के पार हुआ है। ठीक है, 1 लाख करोड़ के जो है वो पार हुआ है। ठीक है, और बात करेंगे यहाँ पर जो सप्तऋषि को ज्ञान दिया गया है। ठीक है, सप्तऋषि जो है नाम दिया गया है। 7 बिंदु पर जो है मेनली फोकस करने की बात की गई है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आपसे ये पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है वो सप्तऋषि या 7 बिंदु पर फोकस नहीं कर रहा है। तो इनमें से आपके से एक इतर होगा, वो आपको यहाँ पर निकालना होगा। ठीक है, बात कर लेते हैं 7 बिंदु कौन कौन से हैं। तो एक तो हमारे पास यहाँ पर कृषि, उद्योग, ऊर्जा, अवसंरचना, संयोजकता, पर्यटन और आयुष। ठीक है, ये जो है 7 फैक्टर यहाँ पर रखे गए हैं। उद्योग भी है, ठीक है, पर्यटन भी है यहाँ पर। तो ये आपको जो है वो याद रखना है। 2025-26 का जो बजट है वो ज्ञान आधारित बजट यहाँ पर रखा गया है। G4 हो जाएगा यहाँ पर गरीब कल्याण, यानी गरीबों का कल्याण करना है इस बजट के माध्यम से। Y4 हो जाएगा यहाँ पर क्या, युवा, यानी युवा वर्ग पर विशेष फोकस रखा गया है पूरे बजट में। A4 हो जाएगा यहाँ पर क्या, अन्नदाता, यानी किसान। ठीक है, किसान यहाँ पर फोकस रखे गए हैं, मॉडल पर आधारित है। और N4 हो जाएगा यहाँ पर क्या, नारी। तो 4 ऐसे यहाँ पर मॉडल पर आधारित ये रहने वाला है। बजट की जो प्राथमिकता है यहाँ पर वो नमो आधारित है। ठीक है, नमो आधारित है, यानी अगर मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर एन का जो मतलब है वो है यहाँ पर इनोवेशन यानी नवाचार। ठीक है, नवाचार। A4 हो जाएगा यहाँ पर आत्मनिर्भरता और M4 हो जाएगा यहाँ पर महान विरासत और O4 हो जाएगा ओजस्विता। ठीक है, यानी नमो पर प्राथमिकता यहाँ पर रखी गई है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट बात करेंगे
तो जो निधि हमें प्राप्त हुई है, रुपया सबसे अधिक आता कहाँ से है? तो इनका क्रम जो है वो पूछ सकता है। सबसे अधिक जो रुपया आता है उत्तराखंड के अंदर, वो स्वयं का कर राजस्व है, ठीक है? स्वयं का कर राजस्व है। फिर मैं अगर बात करता हूँ, जो दूसरे नंबर पर यहाँ पर हमारे पास है, वो लोक ऋण से आता है, यानी इतना जो है हम यहाँ पर लोन भी लेते हैं। तीसरा जो हमारे पास महत्वपूर्ण फैक्टर है हमारे पास, वो है यहाँ पर केंद्रीय सरकार से सहायता अनुदान। आपको पता होगा कि उत्तराखंड जो है वो विशेष राज्य का दर्जा उसको यहाँ पर मिला हुआ है, ठीक है? तो अनुदान के रूप में भी एक अच्छा खासा पैसा जो है हमें प्राप्त होता है, ठीक है? यानी 22.30%। फिर अगर मैं बात करता हूँ केंद्रीय करों में राजस्व, जिसकी हमने बात की थी यहाँ पर वित्त आयोग, तो इसी का बंटवारा जो है वो वित्त आयोग के माध्यम से किया जाता है 19.46, ठीक है? 19.46, तो इतना जो है रुपया हमें यहाँ पर मिलता है। तो यही 3-4 जो है आपको याद करने हैं, बाकी पर आपको इतना अधिक फोकस नहीं करना है, ठीक है? अब हम बात करेंगे रुपया सबसे अधिक जाता कहाँ है, यानी किस पर सबसे अधिक जो रुपया है वो उत्तराखंड सरकार के माध्यम से यहाँ पर खर्च होता है। तो सबसे अगर पहला जो नंबर है हमारे पास, वो अन्य व्यय है, लेकिन अन्य व्यय जो है वो मेरे हिसाब से वो आपके ऑप्शन में नहीं मिलेगा। आपके ऑप्शन में जो पहले स्थान पर होगा वो होगा यहाँ पर वेतन भत्ते मजदूरी, ठीक है? ये आपको याद करना है, वेतन भत्ते और मजदूरी जो है वो आपका 23.98 है। दूसरे स्थान पर जो आपके पास है यहाँ पर, वो है पेंशन, यानी 12.31। इसके बाद आपका हो जाएगा यहाँ पर वृहत निर्माण कार्य, लघु निर्माण कार्य 10.94, ठीक है? ये आपको याद करना है। तो 3-4 आपको जो है शुरू के हैं, ये आपको जो है हमेशा आपके कंठस्थ यहाँ पर होने चाहिए, ठीक है? बात करेंगे यहाँ पर जो हमारे पास प्राप्तियां हैं, और उन प्राप्तियों में कुल व्यय कितना हुआ है, यानी पिछले बजट की तुलना में इस बार जो है हमारा बजट जो है वो कितने परसेंट जो है वो बढ़ा हुआ है। तो 13.38% जो है पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष जो है वो बढ़ा हुआ है। तो ये फैक्ट भी आपको जो है यहाँ पर याद करना है, यहाँ से एग्जाम बनने की संभावनाएं हमें दिखाई पड़ती हैं। एक जो डाटा आपके लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पर राजकोषीय घाटा, ठीक है? राजकोषीय घाटा, यानी जीएसडीपी का ये कितना है, 2.94 परसेंटेज है, ठीक है? एग्जाम में ये प्रश्न जो है वो बनने की संभावनाएं पूरी पूरी दिखाई पड़ती हैं। राजकोषीय घाटा कितना है, यानी आपका जीएसडीपी का ये हो जाएगा 2.94, यानी आप जो है एक वित्तीय बजट प्रबंधन पर सही उतर रहे हैं, जिसमें हमने बात की थी कि लगभग जो है वो 3% से कम होना चाहिए आपका राजकोषीय घाटा। तो ये जो है वो 3% से कम है, तो ये आपके लिए जो है वो फायदेमंद यहाँ पर हमें दिखाई पड़ता है, ठीक है? ये आपके लिए यहाँ से प्रश्न बनने की संभावनाएं हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर जो उत्तराखंड में गरीबी है, ठीक है? उत्तराखंड में गरीबी है, यहाँ से प्रश्न जो है वो आपके बनने की संभावनाएं हम देख सकते हैं। उत्तराखंड में जो गरीबी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो नीति आयोग ने ये रिपोर्ट जो है वो जारी की है, ठीक है? नीति आयोग के माध्यम से रिपोर्ट यहाँ पर जारी की गई थी। तो इसमें जो रिपोर्ट में बताया गया है कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक, जिसको बोलते हैं हम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो इंडेक्स है, 2023 में जारी किया है, और इसके माध्यम से अगर हम बात करते हैं तो उत्तराखंड के अंदर जो गरीबी है 17.67 से घटकर जो है ये 9.67 यहाँ पर हो चुकी है। एग्जाम में 2-3 बार जो है ये प्रश्न जो है पहले भी पूछा गया है, और आगे भी इसकी जो है वो बनने की संभावनाएं हमें दिखाई पड़ती हैं, ठीक है? यह रिपोर्ट जो है वो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर जो है वो तैयार की गई है। बात करेंगे यहाँ पर जो गरीबी और शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में किस प्रकार की गरीबी यहाँ पर हमें दिखाई पड़ती है, ठीक है? बात करेंगे यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में 2015-16 में जो 21.87% यहाँ पर गरीबी थी, तो वो अब घटकर हो गई है 10.84%। शहरी क्षेत्रों की बात करते हैं तो 9.89% थी, अब बढ़कर हो गई है 7%। यानी ओवरऑल बात करते हैं तो लगभग जो है इसमें जो है आपके 8% की जो है वो कमी देखी गई है, ठीक है? ये भी आपका करना है कि 8% की क्या है भाई, कमी हुई है। 17.67% से घटकर हो चुकी है 9.67%, तो 8% की यहाँ पर कमी हुई है, ठीक है? बात करेंगे यहाँ पर कि कौन कौन से राज्य हैं जहाँ बहुआयामी गरीबी वाले जिले हैं, ठीक है? सबसे पहले नंबर पर बात करते हैं तो हरिद्वार है, एग्जाम में प्रश्न बनने की संभावना है 16.2, ठीक है? 16.2 जो है वो गरीबी है। उसके बाद आपका उधम सिंह नगर है, और फिर आपका नैनीताल है, ठीक है? हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल, ठीक है? 11.26%, ठीक है? बात करेंगे निम्नतम 5 बहुआयामी गरीबी वाले जिले कौन से, न्यूनतम की बात करेंगे तो देहरादून है 3.02, रुद्रप्रयाग है 5.14, और पिथौरागढ़ है यहाँ पर 6.48, ठीक है? 48। तो देहरादून, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ आपके बहुआयामी गरीबी, न्यूनतम गरीबी वाले जो हैं यहाँ पर जिले हैं।
बात करेंगे, ऐसे डिटेल में बात कर लेते हैं, जो पिछले वर्ष का जो आंकड़ा हमारे पास रहा है 2011-12 का, वहां पर तेंदुलकर जो समिति थी उसके माध्यम से 11.26% थी, और रंगराजन समिति थी जो 2014 में जो है प्रकाशित हुई थी, इसके हिसाब से जो है 17.8 जो है यहाँ पर रखी गई थी। करीब सरकार ने रंगराजन समिति को जो है यहाँ पर कंसिडर नहीं किया था। ठीक है, यहाँ पर कंसिडर उन्होंने नहीं किया था, तो ये भी आपको जो है यहाँ पर पता होना चाहिए। ठीक है, पता होना यहाँ पर चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर उत्तराखंड में बेरोजगारी। ठीक है, उत्तराखंड में बेरोजगारी 23 सितंबर 2024 को आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार जो है यहाँ पर बेरोजगारी की जो दर है वो 14.2 से घटकर 9.8 हो गई है। ठीक है, 9.8 हो गई है, और एक वर्ष की अवधि में यानी जुलाई 2023 से जून 2024 के बीच इसमें जो है 4.4% की यहाँ पर जो है वो कमी देखी गई है। ठीक है, यानी अब उत्तराखंड की जो बेरोजगारी दर है वो कितनी है, 9.8% यहाँ पर है। बात करेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में 13.2% है, और नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी दर जो है वो 17.5% यहाँ पर है। श्रम बल में भागीदारी की बात करते हैं तो ये बढ़कर 2023-24 में 49% हो गई है, यानी जो युवा वर्ग है वो अधिक शामिल हो रहा है यहाँ पर श्रम बल भागीदारी में, तो ये अच्छी बात है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर जो श्रमिक अनुपात है वो यहाँ पर 37.5 से बढ़कर यहाँ पर 44.2 हो गया है, और ये आंकड़ा आपके लिए काफी महत्वपूर्ण जाएगा कि श्रम बल में जो भागीदारी है महिलाओं की वो 26.1 से बढ़कर यहाँ पर 32.4% हो गई है। ये आंकड़ा आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं हम देखते हैं। ठीक है, एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण था। तो ये क्लास हमने यहाँ पर डिस्कस करी। अब आपके पास मैं बात करता हूँ कि पार्ट सेकंड में हम यहाँ पर क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। एक तो आपके पास हो गई यहाँ पर वन रिपोर्ट, ठीक है, इसको भी डिस्कस करेंगे, और जो है उसके बाद हम यहाँ पर जो समसामयिकी वाला पोर्शन है इसको भी जल्द जो है हम पार्ट थर्ड में आपके सामने जो है वो लेकर आएंगे। ठीक है, तो अभी 2-3 पार्ट में यहाँ पर जो है इसको पूरे करंट अफेयर को हम डिस्कस कर लेंगे, आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।